Hello everyone, I am Dr. Ranjita Soni, Faculty of Environmental Science, Jagannath University, Jaipur. Today I will discuss about public awareness and environmental education. Public awareness, it's related with environment, and we should know what is the utility to study about the environmental study. दोस्तों बेसिकली हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है आज के समय में कि हम एनवायरनमेंट को कितना जानते हैं और जो समस्याएं हमारे आसपास में हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं, उनके बारे में हम कितना अवेयर हैं या हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं कि हम एनवायरनमेंट के प्रति अपना कुछ योगदान दें, ताकि एनवायरनमेंट जो बहुत सालों से जो हम सबको सहेजे हुए हैं, हम सबको बहुत सारी सुविधाएं दे रहा है, उसको हम आगे ऐसे ही बनाए रखें ताकि आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो उस एनवायरनमेंट को, उन्हें भी अपना इस तरह से योगदान और जितना भी लाभ है वो देती रहे। पब्लिक अवेयरनेस एक ऐसी ही टर्म है कि हम कितना जागरूक है, हमारी कितनी जागरूकता है। तो ऐसी कुछ घटनाएं हैं जिनको हम यहाँ डिस्कस करेंगे, जिनके प्रति जानकर और जागरूक होकर हम अब ये जानने लगे हैं कि एनवायरनमेंट हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है या हमें एनवायरनमेंट को क्यों सेव करना ज़रूरी है। बेसिकली कुछ इतिहास में पीछे ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्होंने हमारा ध्यान या पब्लिक का ध्यान आकर्षित करा है ये जानने के लिए कि एनवायरनमेंट हमारे लिए कितना उपयोगी है और हमें इसे क्यों बचाना आवश्यक है। तो उसी के बारे में थोड़ी सी चर्चा हम यहाँ करेंगे। पब्लिक अवेयरनेस में यदि हम बात करें शुरुआत की, तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर जगह से या राजस्थान से या केवल इंडिया से शुरुआत इसकी हुई है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी शुरुआत हुई है। और यहाँ आप देखेंगे कि 1962 के अंदर एक बुक लिखी गई थी रेचल कार्सन द्वारा, जिस बुक का नाम था साइलेंट स्प्रिंग। और ये जो बुक थी इस पे पेस्टिसाइड्स, स्पेसिफिकली जो डीडीटी है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोईथेन, ये एक पेस्टिसाइड है, तो इस पेस्टिसाइड्स के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बताया गया। और जब ये बुक प्रकाशित हुई, पब्लिश हुई, तो लोगों के प्रति इतना आक्रोश था इस बुक को समझकर कि हम वर्तमान में हम क्या चीज़ें उपयोग में ले रहे हैं या डीडीटी इस पे बैन होना चाहिए, हम क्यों इसको उपयोग में ला रहे हैं। तो ये एक ऐसी घटना हुई प्रीवियस में जिसने लोगों का ध्यान आकर्षित किया और लोगों को जागरूक किया कि जो चीज़ें हम काम में ले रहे हैं वो हमारे लिए ज़रूरी नहीं कि हर समय अच्छी ही हो, वो कभी कभी हमारे लिए हानिकारक भी हो सकती है। इस घटना के बाद एक और घटना हुई जिसका संबंध राजस्थान से है। राजस्थान में 1787 में जोधपुर के पास एक गांव है खेजड़ली, वहाँ एक घटना हुई थी। और मेरा मानना है कि ये घटना ऐसी है कि इसके नाम से हम सब परिचित हैं, चिपको आंदोलन। ये चिपको आंदोलन की जो घटना हुई थी ये खेजड़ली जोधपुर राजस्थान से ही हुई थी। और इसका जो शुरुआत हुआ तो लोगों में जागरूकता आई कि हमें अपने पेड़ों को बचाना क्यों ज़रूरी है। और ये घटना यदि आपको याद होगी दोस्तों, तो इसमें करीब 365 लोग थे जिन्होंने पेड़ों से चिपक कर अपनी जान दे दी, अपना जीवन बलिदान दे दिया। तो ये जो घटना हुई, इस घटना के बाद लोगों में फिर से एक आक्रोश आया कि जो पेड़ हमारे लिए इतने आवश्यक हैं, जिनसे हमें इतने उपयोगी उत्पाद मिलते हैं, उन पेड़ों को हम सिर्फ एक कुछ फ़ायदे के लिए या कुछ जो पैसे वाले लोग हैं उनके लिए हम उनको काट दे रहे हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये जो दो घटनाएं हुई, ये दो घटनाएं जनता को जागरूक करने के लिए काफ़ी थी। उसके बाद धीरे धीरे कई सारे ऐसे गैर संगठन जो हैं, गैर सरकारी संगठन हैं, वो भी एक्टिव हुए और उन्होंने कुछ ऐसे प्रयास किए जिनका पर्यावरण के समाधान से या हम कहें कि पर्यावरण को संभालने या उनकी रखरखाव करने से संबंधित उनके कार्य को नोटिस किया गया। तो ऐसे कुछ एनजीओज़ के बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यहाँ सबसे पहले मैं आपको एक एनजीओ के बारे में बताना चाहूँगी, KSSP, जिसका पूरा नाम है केरला शास्त्र साहित्य परिषद। ये 1970 में इसकी शुरुआत हुई थी, इसका गठन हुआ था। और मुख्यतः ये केरला के अंदर एक जगह है जिसे हम साइलेंट वैली कहते हैं, और वहाँ पर बहुत रिच बायोडाइवर्सिटी है। बायोडाइवर्सिटी में हम डिस्कस कर चुके हैं कि जहाँ बहुत सारे डेंस वेजिटेशंस हैं, बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स हैं, उनको हम हॉटस्पॉट्स या रिच बायोडाइवर्सिटी रीजन कहते हैं। तो ऐसे एरिया में
ये जो केरला में साइलेंट वैली है वहाँ पर थे, तो वहाँ कंस्ट्रक्शन ना हो, माइनिंग एक्टिविटीज़ ना हो, डैम ना बने, तो इसका ऑपोजिशन करने के लिए, इसका विरोध करने के लिए मुख्यतः ये संगठन बनाया गया। और इस संगठन के बनने से ये प्रभाव हुआ कि वहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी को नुकसान हो रहा था उसको कुछ हद तक बचाया गया इस तरह की गतिविधियों को रोककर। इसी प्रकार दशोली ग्राम स्वराज मंडल है, ये जो संघ है ये बेसिकली जो अभी हमने बात करी चिपको आंदोलन की, उसी आंदोलन से संबंधित है। सुंदरलाल बहुगुणा जो है वो इसके संस्थापक रहे हैं। और अमृता देवी और गौरा देवी, जिन्हें हम सभी जानते हैं चिपको आंदोलन की शुरुआत करने के लिए, तो उन्होंने वो भी इसकी एक तरह से हम कह सकते हैं कि उन्होंने इसको एक नया जीवन दिया इस घटना को। और इस घटना के बाद लोगों में जो जागरूकता आई, तो उस जागरूकता को लेकर ही ये संघ का निर्माण हुआ, दशोली ग्राम स्वराज मंडल। और अब तक हम इस संघ जो है उससे जुड़ी हुई गतिविधियों को देखते हैं, पेड़ों को कटने और बचाने से संबंधित। तीसरा जो एनजीओ है तरुण भारत संघ, इसके संस्थापक रहे हैं मिस्टर राजेंद्र प्रसाद। ये बेसिकली अरावली पे जो माइनिंग एक्टिविटीज़ होती हैं उसको रोकने के लिए बनाया गया संघ है। और 1992 में जो सरिस्का अलवर है राजस्थान में, वहाँ पे करीब 400 माइंस जो थी जहाँ पर कि माइनिंग एक्टिविटीज़ होती थी, मार्बल निकाला जाता था, मार्बल पत्थर, उसको 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने उस संगठन के विरोध के बाद में प्रतिबंधित किया कि यहाँ पे माइनिंग एक्टिविटीज़ को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाना ज़रूरी है, क्योंकि उन माइनिंग एक्टिविटीज़ की वजह से जो वहाँ का नेशनल पार्क है, उन जानवरों को और पेड़ पौधों को उनसे नुकसान हो सकता था। तो ये कितना अच्छा प्रयास है कि संघ जो है पर्यावरण को, हमारे एनिमल्स को, प्लांट्स को बचाने के लिए प्रयास करते रहे हैं। इसी तरह से एक और संघ है सेव नर्मदा मूवमेंट। ये मध्य प्रदेश में जो सरदार सरोवर प्रोजेक्ट है उससे रिलेटेड और नर्मदा सरोवर प्रोजेक्ट है उससे रिलेटेड बनाया गया संघ था। ये कुछ पुराने संघ भी हैं जो अपनी गतिविधियां करके या उन पे रोक करके और उन चीज़ों को अब तक बचा चुके हैं। टेहरी डैम के बारे में भी हम जानते हैं, जिसमें सुंदरलाल बहुगुणा ने भी अपना सहयोग दिया था। और यहाँ पर टेहरी यूपी के अंदर जो बेसिकली नदी है उस पर बांध बनाया जाना था, तो उस बांध का विरोध किया गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर विरोध का परिणाम अच्छा मिलता है, कभी कभी उसके परिणाम विपरीत भी होते हैं। तो यहाँ एक परिणाम विपरीत ही मिला था कि जो अपोजिशन किया गया वो अपोजिशन हमारा सक्सेसफुली नहीं हुआ इस ऑर्गेनाइजेशन का, और वहाँ पर डैम बन गया। लेकिन उस डैम के बाद ये जो विलेज था वो सबमर्ज्ड हो गया, टेहरी विलेज जो है डूब गया था। तो ये इस तरह के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं जिसके कारण ही प्रतिरोध किया जाता है जनता द्वारा। एक और मूवमेंट है साउथ में, जैसा चिपको मूवमेंट या चिपको आंदोलन है उसी तरह का अपिको मूवमेंट। ये बेसिकली इसके जो संस्थापक है पांडुरंग हेगड़े रहे हैं, और न्यूक्लियर पावर प्लांट के सेटअप को लेकर इन्होंने विरोध किया कर्नाटका के अंदर, क्योंकि हम जानते हैं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट से बहुत सारी हार्मफुल रेडिएशंस निकलती है, न्यूक्लियर रेडिएशंस, जो कि हेल्थ के लिए हार्मफुल है। तो इसी को जानते हुए उन्होंने इसका विरोध किया। देन एक और ऑर्गेनाइजेशन है फ्रेंड्स ऑफ दून के नाम से। ये मसूरी हिल्स के अंदर जो माइनिंग एक्टिविटीज़ होती हैं उसके लिए है। मसूरी हिल्स में माइनिंग को स्टॉप करने के लिए किया गया। वंदना शिवे इसके वो रही हैं संस्थापक, और सुप्रीम कोर्ट ने इसके विरोध के कारण वहाँ पर माइनिंग एक्टिविटीज़ को स्टॉप किया। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था फ्रेंड्स ऑफ दून, फ्रेंड्स दोस्त बनाना, ताकि दून वैली जो है देहरादून जहाँ पर है वहाँ पर पेड़ पौधों को या एनिमल्स को बचाने के लिए ये प्रयास किया गया था। और ये प्रयास बहुत ही अच्छा रहा, जहाँ पर कि हमने बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी को इनके थ्रू बचाया, संरक्षित किया। इसके बाद एक और ऑर्गेनाइजेशन है इकोलॉजिकल टास्क फोर्स। बेसिकली ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन है ये जॉइंट वेंचर है इंडियन टेरिटोरियल आर्मी का और रिटायर्ड पर्सन्स ऑफ टेरिटोरियल इंडियन आर्मी का, और उसके अलावा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का। दैट मीन्स फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग मिलकर और रिटायर्ड आर्मी पर्सन्स मिलकर इस ग्रुप को चलाते हैं, इस एनजीओ को चलाते हैं। और इन्होंने बहुत सारा काम किया है थार डेजर्ट में, बहुत सारा प्लांटेशन किया है। प्लांट्स मिलते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, और जितने भी आर्मी पर्सन्स होते हैं वो सारा अपना मैन पावर देते हैं और यहाँ पर एक्टिविटीज़ करते हैं।
इंदिरा गांधी कैनाल के आसपास उन्होंने बहुत अच्छा वेजिटेशन किया है, मसूरी हिल्स के आसपास में किया है, और हिमालय जहाँ पर कि बहुत सारा माइनिंग एक्टिविटीज़ से डिफॉरेस्टेशन हुआ था उसको रीफॉरेस्टेशन में कन्वर्ट किया है, मतलब बहुत सारे वहाँ पर प्लांट्स लगाए गए हैं। तो ये कुछ ऐसे NGOs के बारे में हमने जाना जिन्होंने कि एनवायरनमेंट के लिए काम किया। तो इन NGO से या इन एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि पब्लिक अवेयर है कि ये हम पास्ट की बात करें, आज के टाइम में हम सब जानते हैं, हम ये सब चीज़ों को सोच रहे हैं कि हमें प्लांट्स को बचाना है, हमें अपने वाटर को सेव करना है, हमें एयर को क्लीन रखना है। बट इन सब को जानने के बाद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हम कितना फॉलो करते हैं, एनवायरनमेंट उस पर डिपेंड करता है। एक और टर्म इससे रिलेटेड है जहाँ पर कि हम बात करते हैं एनवायरमेंटल एजुकेशन की। आज हम सब एनवायरनमेंट के बारे में जानते हैं और एनवायरनमेंट को पढ़ते हैं, पर्यावरण की शिक्षा लेते हैं, लेकिन हमें क्या आवश्यकता है पर्यावरण की शिक्षा की, क्यों ज़रूरी है? तो इसका संबंध है 1975 में इंटरनेशनली ये डिसाइड किया गया कि सबको एनवायरनमेंट को पढ़ना है, पर्यावरण शिक्षा को लेना है। तो 1975 में एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम के अंतर्गत, EEP के अंतर्गत एक एजेंडा लिखा गया जिसे बेलग्रेड चार्टर कहा गया, और ये बेसिकली यूनैप, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, जो कि एक इंटरनेशनल लेवल पे बनी हुई संस्था है, इसने इस बेलग्रेड चार्टर को बनाया, लिखा, और इसके अंदर ये डिसीजन लिया गया कि ग्लोबली, मतलब पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व स्तर पर हम पर्यावरण शिक्षा को सभी को देंगे, सभी को पढ़ना होगा। और इसके अंदर करीब, इस बेलग्रेड चार्टर में करीब 100 देशों ने अपनी सहमति दी, जिसमें से भारत भी एक देश है। और इस बेलग्रेड चार्टर के अंदर कुछ पॉइंट्स प्रस्तावित किए गए। वो पॉइंट्स ये थे कि हु टू बी एजुकेटेड, कि हमें किसको पढ़ाना है, हमें किसको शिक्षा देनी है, व्हाट टू बी एजुकेटेड, और पढ़ाना क्या है, किस चीज़ के बारे में पढ़ाना है, एंड हाउ टू बी एजुकेटेड, और यदि पढ़ाना है तो उसका माध्यम क्या हो, किस तरह से पढ़ाया जाए। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 1991 में इंडिया के अंदर भी स्कूल लेवल, प्राइमरी लेवल, स्कूल फर्स्ट क्लास से लेकर 12th स्टैंडर्ड, देन कॉलेज लेवल, देन यूनिवर्सिटी लेवल, सारे स्टूडेंट्स के लिए इसको कंपलसरी सब्जेक्ट फिक्स कर दिया कि सभी को पढ़ना है एनवायरमेंटल एजुकेशन। देन जो चार्टर के अकॉर्डिंगली पॉइंट्स थे कि क्या पढ़ना है, किसको पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, उस पर भी डिस्कशन हुआ। तो वो हम एक बार डिस्कस करेंगे यहाँ, हु टू बी एजुकेटेड, कि ऐसे कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जहाँ पर कि शिक्षा देनी है। वुमेन एंड चिल्ड्रन को देनी है, पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स को देनी है, क्योंकि ये डिसीजन मेकर्स होते हैं। टेक्नोक्रेट्स को देना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दे आर ऑल इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस, एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट्स से रिलेटेड मेंबर्स होते हैं ये। और जब हमें किसी टेक्नोलॉजी को डेवलप करना है जो कि इको फ्रेंडली है या एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, तो वो हमारे इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस उसको बहुत ईजीली फॉलो अप कर पाएंगे। देन प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, देन जनरल मास, जिसमें एक ले पर्सन भी होगा, एक फार्मर भी होगा, इंडस्ट्रियल लेबर भी होगी, मैनेजर्स भी होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हर एक क्राउड, हर एक मेंबर के पास ये एनवायरमेंटल एजुकेशन जाना चाहिए। देन व्हाट टू बी एजुकेटेड, पढ़ाना क्या है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम एनवायरमेंटल एजुकेशन ले तो रहे हैं, लेकिन उस एजुकेशन का रोल क्या है, हम उसको कितना ग्रैस्प करके और कितना उसको इम्प्लीमेंट करें कि हमें वाटर सेव करना है, इलेक्ट्रिसिटी सेव करना है, फ्यूल सेव करना है, लाइक दिस। तो जुडिशियस यूज़ करना चाहिए 5 P's। अब ये 5 P's क्या हैं? पेपर, पावर, पेट्रोल, प्लास्टिक एंड पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल वाटर मतलब ड्रिंकिंग वाटर। देन एनवायरमेंटल एथिक्स। एनवायरमेंटल एथिक्स है कि हम अपने एनवायरनमेंट को एथिकली, हम जैसे वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं, तो एथिकली मानते हैं, वैसे ही हम एनवायरनमेंट को अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मानकर और उसका कंजर्वेशन करें, नेचर का कंजर्वेशन करें, तो ये बहुत ज़रूरी है। एनवायरमेंटल जस्टिस हो, जितने भी सफ़रर्स हैं, किसी का कोई टेक्निकली कोई एक्सीडेंट हुआ, न्यूक्लियर डिज़ास्टर हुआ, नेचुरल डिज़ास्टर हुआ, तो जो भी सफ़रर्स हैं उन सफ़रर्स को एक प्रॉपर जस्टिस मिलना चाहिए। तो गवर्नमेंट इसकी ओर ध्यान दे, तो ये इसके अंदर है, मेंशन किया गया है। और यदि आप कोई भी डेवलपमेंट करते हैं
लाइक जैसे शिफ्टिंग किया जाता है, साइट किया जाता है, किसी इंडस्ट्री को सेट किया जाता है, या हम कोई बिल्डिंग या कोई हब सेट करते हैं, तो उसको एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना चाहिए कि उससे एनवायरनमेंट को कितना नुकसान होगा। आज हम हाईवेज बना रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं, लेकिन उन हाईवेज और रोड्स के लिए हम कितने पेड़ों को काट रहे हैं। तो जितने पेड़ हम काट रहे हैं, क्या हम उतने ही या उससे ज़्यादा पेड़ लगा पा रहे हैं, ये हमारी ड्यूटी है। तो ये सब चीज़ें इस एथिक्स में आती हैं। देन बेनिफिट्स ऑफ ट्री, ये हमें पता होना चाहिए, हम सबको बताएं कि पेड़ हमारे लिए क्यों फ़ायदेमंद है, क्या फ़ायदे हैं उनके। उनसे हमें फूड मिलता है, फाइबर मिलता है, फ्यूल मिलता है, फर्नीचर के लिए वो हमें काम में आता है, फ्रेश एयर हम उससे ले सकते हैं। देन 3 R's फिलॉसफी, रिडक्शन, रीयूज़ और रिसाइकल हम कर सकते हैं। इको टूरिज्म, आज हम में से हर कोई घूमने के लिए जाना चाहता है, और वो ऐसी जगह जाना चाहता है जो नेचुरल प्लेस हो, जहाँ डेंस वेजिटेशन हो, गार्डन एरिया हो, फॉरेस्ट एरिया हो, वाटर जहाँ पे पॉन्ड हो। तो ये सब चीज़ें इको टूरिज्म को बढ़ाती है, और ये तभी हो पाएंगे जबकि हम इनको मेनटेन कर पाएंगे। तो ये सारे एजुकेशन का पार्ट है जो सबको मिलना चाहिए। ये कुछ स्पेसिफिक एजुकेशन के पॉइंट्स भी हैं कि इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो अपना जो भी वेस्ट जनरेट कर रही है, चाहे वो एयर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन या वाटर पोल्यूशन से है, तो उनको मेंटेन करना पड़ेगा। फार्मर्स को बायो फर्टिलाइजर्स पे शिफ्ट होना पड़ेगा इन प्लेस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट और सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट भी हमें करने पड़ेंगे कि किसी भी एक्टिविटी से क्या पर्यावरण को या सामाजिक स्तर पर नुकसान हो, ये भी अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा हम कुछ इको फ्रेंडली हैबिटेट्स को फॉलो कर सकते हैं। हम पेपर को दोनों तरह से लिखें, ऐसा ना हो थोड़ा सा लिखें और फिर उसको तोड़ मरोड़ कर फेंक दें। हम शॉर्ट डिस्टेंस के लिए वॉक करें इन प्लेस ऑफ के कार और स्कूटर उठा के या बाइक उठा कर चल दें। तो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए वॉक कर सकते हैं, वो हमारी हेल्थ के लिए भी बेटर है। इको फ्रेंडली मटेरियल्स हम यूज़ कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ पॉलीथीन और प्लास्टिक, कॉटन बैग्स और प्लास्टिक बैग्स को हम छोड़ दें, अवॉइड करें। तो ये सारी स्पेसिफिक एजुकेशन है। एंड द लास्ट थिंग इज़ कि हम इन सब चीज़ों को कैसे पढ़ाएं, हाउ। तो बुक्स, पीरियोडिकल्स, पॉपुलर मैगजीन्स में हम इन सबको बता सकते हैं। टेलीविजन्स पे एड्स के थ्रू, डिस्कवरी चैनल्स पे हम ये सब चीज़ें देखते ही हैं रेगुलरली मोड पे, तो ये सब होना चाहिए। देन लॉज और लेजिस्लेशन से स्ट्रिक्टली लॉज जो बनते हैं उनको फॉलो कर सकते हैं। एंड कई बार हम उसको कल्चरल वे में भी प्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि नुक्कड़ नाटक के द्वारा, या कुछ हम ड्रामास प्ले करें, स्ट्रीट प्लेस करें, या कुछ ऐसे छोटे आंदोलन चलाएं जिससे पब्लिक अवेयरनेस भी हो और उनको एजुकेशन भी मिले एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए। थैंक यू।